लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, याद है या संडे को भूल गए? मैम याद है, कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, मोटिवेशन साइकिल भी बनाई। और मोटिवेशन साइकिल भी पढ़ा था। किसी को कुछ पूछना है उसमें या आगे बढ़ सकते हैं? मैम आगे बढ़ सकते हैं आगे। ठीक है, तो आज पढ़ते हैं हम टेक्निक्स के बारे में, वो टेक्निक्स जो स्टूडेंट को या लर्नर को मोटिवेट करता है, किसके लिए? लर्निंग के लिए। ठीक है, तो आज हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं? टेक्निक्स ऑफ इन्हांसिंग लर्नर्स मोटिवेशन। ठीक है ना? तो अगर हम मोटिवेशन के प्रोसेस को ध्यान से देखते हैं तो पीछे हमने क्या पढ़ा मोटिवेशन के प्रोसेस में, जो साइकिल पढ़ी थी उसमें क्या पढ़ा था? आंचल बताओ, मोटिवेशन के साइकिल में हमने क्या पढ़ा था? आंचल। मैम साइकिल बतानी है पूरी? हाँ बताओ। मैम सबसे पहले नीड्स मैम जरूरत होती है, विच गिव राइज टू वांट्स। बिल्कुल सही। विच कॉजेज द स्टेट ऑफ मतलब द स्टेट ऑफ टेंशन दैट इज कॉल्ड डिराइव, एंड व्हेन विच गिव राइज टू द एक्शन। गुड। एंड मैम विच क्रिएट फोर्स और एनर्जी। गुड। एंड मैम रिसीव इंसेंटिव से एक्शन होता है, फिर मैम उससे हमें विच लीड्स टू द सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ गया है अच्छे से। अब हम देखते हैं कि इस प्रोसेस को जारी रखने के लिए, ठीक है, कि एक नीड से स्टार्ट हुआ है और सेटिस्फैक्शन तक जाए, ठीक है, फिर दूसरे नीड पे आए, फिर सेटिस्फैक्शन तक जाए, तो इस तरीके से लाइफ लॉन्ग ये प्रोसेस चलता रहता है। नीड्स तो कभी खत्म होती नहीं है ना, नीड्स, एक नीड खत्म होता है दूसरा नीड शुरू हो जाता है, तो क्या होता है कि ये प्रक्रिया लाइफ टाइम चलती रहती है। ठीक है, तो अब इसमें है कि अधिगम, चूंकि हमारा संबंध एजुकेशन फील्ड से है, तो हम क्या देखेंगे कि वो कौन कौन से टेक्निक्स हैं जिससे कि लर्नर के जो ये मोटिवेशन साइकिल है ये कंटिन्यूसली बना रहे। ठीक है, तो वो कौन कौन सी विधियां हैं या टेक्निक्स हैं जिनसे हम लर्नर में मोटिवेशन को इन्हांस कर सकते हैं। तो इस कड़ी में क्या देखते हैं कि हमें क्या आवश्यकता होती है कि हमें स्टार्टिंग में सिर्फ लर्नर को मोटिवेट करना पड़ता है पहली अवस्था में। जब वो पहली अवस्था में मोटिवेटेड हो जाता है तो दूसरे चरण में क्या होता है कि वो जो प्रक्रिया मोटिवेशन की स्टार्ट हुई है उसकी, तो दूसरे में क्या हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि वो उसको जारी रखने की कोशिश करता है, तो चूंकि जारी रखने की कोशिश करेगा तो उसे उसमें आनंद आने लग जाएगा। ठीक है, आनंद की प्राप्ति होती है तो वो उसको करता रहेगा, और जब आनंद की प्राप्ति होगी ऑब्वियसली कि इसका मतलब है कि अमाउंट ऑफ सक्सेस धीरे धीरे आने लग गया है, तो जब अमाउंट ऑफ सक्सेस आने लगेगा तो उसमें क्या होगा कि वो अपने नीड को फुलफिल होता हुआ फील करेगा। ठीक है, तो तीसरे स्टेज में क्या होता है कि जो श्रेष्ठता है उसके अंदर, सुपियोरिटी है, वो आने लग जाती है, वो अपने नीड को कहते हैं ना पूर्ण करने के तरफ आगे को बढ़ रहा होता है, तो उससे उसको सेटिस्फैक्शन मिलता रहता है। तो ये जो मोटिवेशन का साइकिल है वो एक बार आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, एक बार स्टार्ट करना है लर्नर में मोटिवेशन को, एक बार इन्हांस करने की प्रक्रिया को स्टार्ट कर दो, तो धीरे धीरे क्या होता है कि वह प्रक्रिया अपने आप जारी रहती है। ठीक है ना, तो चलिए आज डिस्कस करते हैं वो कौन कौन सी टेक्निक्स है जिससे लर्नर में मोटिवेशन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रविधियों के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, आप अपने आंसर को पॉइंट में लिखेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे वो क्या होना चाहिए कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, मतलब अधिगम में जब हम चाइल्ड सेंटर अप्रोच को लागू करेंगे तो क्या होगा कि उससे बच्चे का इंटरेस्ट बना रहेगा। अच्छा एक बार बताओ, जो सेंट्रिक अप्रोच है उसके बारे में आप क्या जानते हैं? पढ़ा है आपने? क्लासरूम में कई बार बता चुकी हूं मैं, चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच क्या है? मैम जिसपे बच्चे की रुचियों अभिरुचियों को ध्यान में रख के उसको पढ़ाया जाता है। तो रुचियों अभिरुचियों, हाँ चल बताओ। मैम छात्र केंद्रित होना चाहिए।
हाँ, तो छात्र केंद्रित होने के लिए कौन कौन से क्राइटेरियाज होते हैं, क्या लगता है? कहीं ऐसा तो नहीं समझ रहे आप लोग कि छात्र केंद्रित का मतलब कि जब बच्चे का पढ़ने का मन हो तो पढ़ाओ, वरना नहीं मन हो तो मत पढ़ाओ, और ऐसा देखा जाए तो फिर बच्चे को तो कभी पढ़ने का मन ही नहीं होता। यही है छात्र केंद्रित? मैम जो उनको इंटरेस्टिंग लगे और जो उनके लिए लाभकारी हो उस हिसाब से पढ़ाया जाए। तो इंटरेस्टिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है, बच्चों का इंटरेस्ट तो आजकल बीटीएस के वीडियोस देखने में होता है, तो वही पढ़ाया जाए फिर? नो मैम। हाँ सुनो, छात्र के उनकी योग्यता क्षमता, हाँ बिल्कुल मैम सही। उनकी योग्यता क्षमता को देख के पढ़ाया। देखो ऐसा होता है, छात्र केंद्रित जो शिक्षण विधि होती है ना, उपागम जो होता है, उसमें कई सारी चीजें हम शामिल करते हैं। आपने सही कहा है कि इंटरेस्ट होनी चाहिए, मतलब बच्चों की रुचि योग्यताओं के अनुसार। सबसे जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इसमें कि जो शिक्षा हम उन्हें दें उनका जीवन उपयोगी हो, मतलब कि उसका संबंध उनके जीवन से हो। अगर वो संबंध नहीं पाएगा तो उसका वो इंटरेस्ट ही नहीं क्रिएट होगा उसमें, इसलिए वहां इंटरेस्ट शब्द को रखा गया है। जीवन उपयोगी का मतलब यहाँ पे ये होता है कि हम ऐसा कुछ सिखाएं जिसका वो डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कर सकें। अगर हमारे पढ़ाए हुए कंटेंट को बच्चे डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करने लग जाते हैं तो क्या होता है, वो जो पढ़ा है उन्होंने उसमें उनका इंटरेस्ट आने लग जाता है। फर्स्ट थिंग, इसीलिए यहाँ इंटरेस्ट दिया है। और योग्यता क्या लिखी होती है? योग्यता का मतलब ये होता है कि इंडिविजुअल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, तो हर क्लासरूम का एक मेंटल लेवल होता है, ठीक है। अब उस क्लासरूम में भी अलग अलग इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होंगे। तो हम क्या करते हैं, एक एवरेज जो इंडिविजुअल डिफरेंस का एक एवरेज ले लेते हैं कि एवरेज, एबव एवरेज और बिलो एवरेज। तो इतना मानसिक योग्यता हम इस कंटेंट के अंदर हम लेंगे। तो आपने देखा होगा कि क्लासरूम का जो कंटेंट, जैसे मैथ्स का सिलेबस आप देखिए, हर क्लास में मैथ्स का सिलेबस देखिए ना ग्रेजुअली इंक्रीज करता है उसका डिफिकल्टी लेवल, ठीक है। कभी आपने देखा कि लोअर लेवल पे हायर कंटेंट हो, है ना, और हायर लेवल पे लोअर कंटेंट हो, ऐसा नहीं देखा ना। इसका मतलब जो करिकुलम जो प्लानर होते हैं, जो कंस्ट्रक्टर होते हैं, वो बच्चे का इंटरेस्ट, उसकी योग्यताओं को और जीवन उपयोगी कंटेंट जो है उसको उसमें शामिल करते हैं। और यही अप्रोच क्या कहलाता है? चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच कहलाता है। तो अगर हम शिक्षण पद्धति में इस अप्रोच को लागू करते हैं कि अधिगम की प्रक्रिया में अगर हम चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच को फॉलो करें तो क्या होगा, उससे बच्चे के का जो अधिगम है वो क्या होगा, इन्हांस होता जाएगा, वो मोटिवेटेड रहेगा पढ़ने में, बोरिंग नहीं होगा वो कंटेंट। क्लियर है यहाँ पे? यस मैम। ठीक, इसी तरीके से हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएंगे। वो नेक्स्ट पॉइंट है टीचिंग मेथड्स। जो जितने भी टीचिंग मेथड हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, शिक्षण की प्रगतिशील विधियां। शिक्षण की प्रगतिशील विधियां का मतलब प्रोग्रेसिव मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो प्रोग्रेसिव मेथड्स ऑफ टीचिंग का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि हम मतलब जैसे जैसे चीज़ें बदल रही हैं, रिसर्च होता जा रहा है, बदलाव आता जा रहा है, नई नई शिक्षण विधियों का क्या हो रहा है, विकास होता जा रहा है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि शिक्षण पद्धति में जो नई नई शिक्षण विधियां आई हैं हम उनका इस्तेमाल करें, है ना। हम उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट को लेते चलें, और उससे क्या होगा, हमारी टीचिंग अप टू द मार्क इंटरेस्टिंग होती रहेगी। कुछ शिक्षण विधियों के नाम बताओ बेटा, विनीता। यस मैम। कुछ शिक्षण विधियों के नाम बताओ। मैम प्रोजेक्ट विधि है। ठीक है, देखो कुछ खेल। हाँ बिल्कुल सही। तो जो प्रोग्रेसिव मेथड्स हैं, जैसे कि हमारा किंडरगार्टन जिसे हम प्लेवे मेथड कहते हैं, मॉन्टेसरी है, फिर स्टोरी टेलिंग मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड है, डाल्टन योजना है, इन सारे अगर हम प्रोग्रेसिव मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे तो भी टीचिंग को हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कंटेंट हमें क्या करना चाहिए, उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन करना चाहिए। जब हम उपयुक्त शिक्षण विधि का चयन करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो कंटेंट है उसकी डिमांड है कि हम उसे इसी शिक्षण विधि से पढ़ाएं, तो क्या होगा, जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चे में अंडरस्टैंडिंग लेवल, वो उस चीज को एक्सेप्ट करेगा, रिसीव करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम छोटे बच्चे को कंप्यूटर की क्लास अगर है, और कंप्यूटर क्लास में क्या करते हैं कि हम उन्हें क्या करते हैं, थ्योरेटिकली बताने लग जाएं,
कंटेंट को। तो क्या होगा, क्योंकि कंप्यूटर की क्लासेस क्या करती हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन डिमांड करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन विधि उसके लिए उपयुक्त माना जाएगा। ठीक है, हम उसके हर पार्ट को दिखाएं, या हम अगर उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को बता रहे हैं तो मतलब हम वहाँ थियोरेटिकल अगर बताएंगे तो वो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। जबकि हम अगर वहाँ डिमॉन्स्ट्रेट करके बताएंगे तो क्या होगा कि अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा रहेगा बच्चे का। क्यों? क्योंकि वो जो कंटेंट है वो डिमांड करता है उस तरीके के शिक्षण विधि का। ठीक है, तो अगर हम उपयुक्त शिक्षण विधि का चयन करें तो भी हमारे लर्नर का हम लर्निंग इन्हांसमेंट कर सकते हैं, मतलब वो मोटिवेटेड रहेगा लर्निंग करने के लिए। क्लियर है? 2 पॉइंट क्लियर हो गए? यस मैम। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं कि जो शिक्षण अधिगम में जितने भी सहायक साधन हैं हमारे पास, है ना, उनका अगर हम प्रयोग करें, जो सहायक साधन है मतलब जो टीचिंग लर्निंग एड है ना, उनका अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी हम अधिगम को प्रोत्साहित कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। अब इस कड़ी में अगर हम देखें तो जितनी हमारे जो शिक्षण सूत्र हैं, मैगजीम्स ऑफ टीचिंग हैं, अगर हम उनका भी इस्तेमाल करें, उनको फॉलो करें अपने क्लासरूम टीचिंग में, उससे क्या होगा, बच्चे में इंटरेस्ट क्रिएट होता रहेगा। क्यों? क्योंकि जो मैगजीम्स ऑफ टीचिंग है हमारी, वो क्या है, एक रूल बेस्ड है। जैसे 1-2 मैगजीम्स ऑफ टीचिंग के नाम बताइए, कौन बताएगा? प्रियंका बताएगी। प्रियंका मैगजीम्स ऑफ टीचिंग बताओ बेटा, सुना है ये नाम, मैगजीम्स ऑफ टीचिंग? प्रियंका मेरी आवाज आ रही है बेटा? हाँ बताओ। बेटा आपको याद नहीं आ रहा? जैसे नोन टू अननोन हो गया, है ना, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट हो गया, इंडक्टिव टू डिडक्टिव हो गया, एनालिसिस टू सिंथेसिस हो गया। तो ये सारे हमारे क्या हैं, मैगजीम्स ऑफ टीचिंग हैं। हम अगर इनको फॉलो करें, जैसे हम पहले कोई ले लेते हैं, नोन टू अननोन। जैसे टीचर को क्या करना चाहिए, क्लासरूम में कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहे हैं, बहुत अच्छा सा एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि जैसे मान लो आप एक हिंदी के टीचर हो, ठीक है, हिंदी में आपने ना आज ग्रामर पढ़ाना है। ग्रामर में आपको क्या करना है कि आप आज सर्वनाम पढ़ाने जा रहे हो, ठीक है, सर्वनाम पढ़ाने जा रहे हो, तो आपको पता है कि सर्वनाम किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जब हम संज्ञा के बदले जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, आपको पता है। तो आपको क्या करना होगा, मैगजीम ऑफ टीचिंग को फॉलो करते हुए आप क्या करेंगे कि नोन टू अननोन, तो आप क्लास में जाएंगे और बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को चेक करेंगे। ठीक है, हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन के थ्रू क्या करेंगे, बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को चेक करेंगे। उसके लिए हम कुछ प्रश्नों का निर्माण करेंगे। उन प्रश्नों के निर्माण में हम क्या करेंगे, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें संज्ञा के बारे में पता है या नहीं है। अगर उन्हें संज्ञा के बारे में पता है तो उन्हें सर्वनाम को पढ़ाना और उनके लिए समझना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैगजीम ऑफ टीचिंग नोन टू अननोन। अगर हमने उनसे पूछा कि संज्ञा किसे कहते हैं, इनडायरेक्टली पूछा हमने कि संज्ञा किसे कहते हैं, उनको अगर संज्ञा का कॉन्सेप्ट क्लियर है, यानी नोन कॉन्सेप्ट उनका हम जान जाएंगे, तो जो आगे हम सर्वनाम पढ़ाने जा रहे हैं अननोन कॉन्सेप्ट, तो वो उनको समझने में आसान होगा और आपको समझाने में भी आसान हो जाएगा। तो ये चीज़ें इतनी सुलझ जाएंगी तो ऑब्वियसली बच्चों का इंटरेस्ट लेवल, चूंकि आप मैगजीम ऑफ टीचिंग को फॉलो कर रहे हैं, नोन टू अननोन के लिए आप क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बना रहे हैं बच्चों से, आपका इंटरेक्शन बढ़ा हुआ है, तो 2 वे प्रोसेस हो गया ना, वो मोनोटोनस नहीं है कि टीचर जाके बस बोल रहा है। आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे तो छात्रों का पार्टिसिपेशन भी हो जाएगा, तो उस पार्टिसिपेशन से बच्चा क्या होता है, डल नहीं होता क्लासरूम में, सिर्फ एक पैसिव लिसनर नहीं बनता, उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, तो क्लासरूम का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत लाइवली और इंटरेक्टिव हो जाएगा। तो एक छोटा सा मैगजीम ऑफ टीचिंग हमने फॉलो किया नोन टू अननोन के लिए, तो क्या हो गया, हमारे टीचिंग का जो एटमॉस्फेयर था टीचिंग लर्निंग क्लासरूम में, उस वक्त क्या हुआ, बहुत लाइवली और इंटरेक्टिव हो गया। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो लर्नर है उनका जो लर्निंग की जो प्रोसेस हो रही है उसमें वो मोटिवेशन, इंटरेस्ट क्रिएट होता रहेगा, तो वो आगे पढ़ने के लिए मोटिवेटेड रहेंगे। क्लियर है? तो हम मैगजीम ऑफ टीचिंग को भी फॉलो करके क्या कर सकते हैं, लर्नर के मोटिवेशन को इन्हांस कर सकते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ठीक है, इसी पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में हम आ जाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग को अगर हम फॉलो करें। अब ये प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग क्या है, जैसे हम एक निश्चित उद्देश्यों का निर्माण करके चलें, है ना, लर्निंग बाय डूइंग को फॉलो करें। जैसे कोई कॉन्सेप्ट है, आप उन पे थोपिए मत, उन्हें खुद करके सीखने दीजिए।
ठीक है। तो और लेसन को उसके एक्चुअल लाइफ से आप जोड़ दीजिए। तो कुछ ऐसे जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं टीचिंग के, वो क्या होगा, उसको भी फॉलो करेंगे तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पीछे का कॉन्सेप्ट देखा मैगजीम्स ऑफ टीचिंग, उनको फॉलो करके इंटरेस्टिंग बन गई थी टीचिंग, उसी तरीके से हम हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग को भी फॉलो करके टीचिंग को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया है सबको? जी मैम। ठीक है, आगे इसी थर्ड पॉइंट में एक और टॉपिक हम ऐड कर लेते हैं, यूजेस ऑफ टीचिंग लर्निंग एड्स। अगर टीचिंग लर्निंग एड्स का इस्तेमाल करें क्लासरूम टीचिंग में तो भी हम टीचिंग को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाने जा रहे हैं बच्चे को, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो पूरा एक सिस्टम है जो माउथ से स्टार्ट होकर के पूरा एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हम पढ़ाते हैं, फिर कहाँ कहाँ कौन कौन से एंजाइम सीक्रेट होते हैं, कौन सी प्रक्रिया कहाँ पे होती है। ये एक बहुत ही लेंदी कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम उसे बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम के थ्रू या हम छोटा सा पीपीटी प्रेजेंटेशन के थ्रू, है ना, ऑडियो वीडियो जो हमारे एड्स होते हैं उसके थ्रू अगर हम बच्चे को बताएं तो क्या होगा कि बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। सपोज करो कि आप एक वहाँ पे एक छोटा सा वीडियो दिखा दो कि कैसे हम खाने को मुंह में रखते हैं, है ना, फिर वहाँ पे जो सेलेवरी ग्लैंड है हमारा वो सलाइवा सिक्रेट करता है, यहीं पे हमारे सेलेवरी एमाइलेज रिलीज करते हुए हम दिखा देंगे। तो इस तरीके से अगर हम प्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाएंगे बच्चे को तो क्या होगा, वो कॉन्सेप्ट उसके लिए बोरिंग नहीं होगा, वो अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, उससे उसका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। और इंटरेस्ट बना है तो उस लेसन को, बल्कि उस लेसन के आगे पढ़ने के लिए उसका जो इंटरेस्ट है, क्यूरियोसिटी है, वो क्या रहेगी, बढ़ती चली जाएगी, बनी रहेगी। उससे क्या होगा, लर्नर का जो लर्निंग है वो हम उसको पढ़ने की इच्छा को हम और भी एग्रेसिव बना सकते हैं, यानी कि हम उसे पढ़ने के लिए मोटिवेटेड रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो थर्ड टीचिंग पॉइंट में हमने तीन सब टॉपिक्स देखे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लॉज ऑफ एसोसिएशन। सहचर्य के नियम को भी फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, लर्नर के मोटिवेशन को इन्हांस कर सकते हैं। अब ये सहचर्य का नियम क्या कहता है, किसी को कोई आइडिया है? लॉ ऑफ एसोसिएशन बताओ, जल्दी बताओ। लॉ ऑफ एसोसिएशन ये चीजों, हाँ बताओ आप। हाँ मैम, चीजों को कनेक्ट करके मतलब कि जो हमने प्रीवियस या फिर हमारा कोई अदर सब्जेक्ट है उनसे कनेक्ट करके हम अगर चीजों को पढ़ाएं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। लॉ ऑफ एसोसिएशन यही है कि जो हम सिखाने जा रहे हैं उसको आधार मान करके जो बच्चे का प्रीवियस नॉलेज है उससे अगर हम उसे एसोसिएट करते हैं तो क्या होता है, बच्चे में एक पॉजिटिविटी आती है कि हमें ये पता है, वो इनकरेज होता है। तो इस इनकरेजमेंट से क्या होता है, उसकी लर्निंग इन्हांस होती है, यानी कि वो मोटिवेटेड रहता है। वेरी गुड आवा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट को भी अगर हम फॉलो करें क्लासरूम में तो क्या होगा, बच्चे की जो टीचिंग है वो उसके लिए इंटरेस्टिंग बनी रहेगी। क्योंकि कोई चीज़ अगर बच्चा खुद करके सीखता है तो उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है, वो अलग लेवल पे जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो कि जैसे कोई कॉन्सेप्ट आप खुद पढ़ रहे हो, सिर्फ कॉन्सेप्ट को मैं रीड करने की बात कर रही हूँ, कभी आप कंसंट्रेट करके एक कॉन्सेप्ट को खुद पढ़ो तो देखो किसी के बताए बगैर भी आप उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पाते हो। होता है ऐसा आप लोगों के साथ? आंचल? यस मैम। ठीक है ना। तो लर्निंग बाय डूइंग का जो कॉन्सेप्ट है वो एक नेचुरल प्रोसेस है कि अगर बच्चा खुद करके कोई चीज को सीखता है तो उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल और इंटरेस्ट उसमें उसका बना रहता है। उससे क्या होगा कि हम उसके लर्निंग को और मोटिवेटेड रख सकते हैं। ठीक है, और मोटिवेशन की प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट हो जाता है हमारा, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हम अगर बच्चे के लर्निंग प्रोसेस में ऐड करें तो वो ऑलवेज मोटिवेटेड रहता है लर्निंग के लिए। नेक्स्ट में आ जाते हैं हमारा, जैसे है कि ग्रुप वर्क। अगर हम बच्चे को कोई चीज़ ग्रुप वर्क में देना तो बच्चे में इंटरेस्ट बना रहता है। और दूसरा यह है कि उसका ग्रुप डायनेमिक्स का भी पता लग जाता है, समूह के साथ उनके व्यवहार का भी पता लग जाता है ना, बच्चों में सामाजिकता का विकास भी हो जाता है। तो जब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं तो वो क्या रहेगा, इनकरेज रहेगा उस काम को करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक?
जी मैम। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट हम आ जाते हैं एलिमेंट ऑफ सक्सेस, यानी कि सफलता की भावना अगर हम बच्चे में डाल दें कि सफलता की भावना का मतलब क्या है, कौन बताएगा? जैसे छोटे छोटे काम हम अगर बच्चे को क्लासरूम में इंडिविजुअली असाइन कर दें, ठीक है, और उन छोटी छोटी चीज़ों को वो सफलता से प्राप्त करने लग जाए, मतलब एक ही बार कह दो कि पूरा चैप्टर करके लाओ और उसको सेगमेंट में डिवाइड कर दो, ठीक है, तो वो स्मॉल स्मॉल यूनिट में जो वो सही होता जाएगा ना उसका काम, तो जो सफलता उससे उसको मिलती जाएगी, तो क्या होगा, वो इनकरेजमेंट बढ़ता जाएगा, है ना। तो जो एलिमेंट ऑफ सक्सेस है ना, वो अपने आप बच्चे को मोटिवेट करता है। जैसे देखो कि कोई एंट्रेंस एग्जाम आपने दिया, ठीक है, और आप उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आप में हिम्मत बढ़ जाती है कि मैं तो वो भी एंट्रेंस दे देता हूँ, मैं पीसीएस भी ट्राई कर लेता हूँ। तो ये क्या है, जो सक्सेस था ना, उसने आपके अंदर एक फीलिंग डाल दी कि पॉजिटिविटी आपके अंदर आ गई कि आप कर सकते हैं, ठीक है, तो आप क्या है फिर फर्दर काम के लिए भी मोटिवेटेड रहेंगे। क्लियर? यस यस। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है अधिगम का अगर हम महत्व समझाएं बच्चे को, वैल्यू ऑफ लर्निंग अगर हम बताएं तो क्या होगा, अगर आप बच्चे को ये बताएं कि जो ज्ञान है वही शक्ति है, नॉलेज इज पावर, तो क्या होगा, जो लर्निंग हमें क्यों पढ़ना चाहिए, हम पढ़ के क्या कर सकते हैं, हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या उसका दुष्परिणाम होगा, इसका ज्ञान भी हमें, यानी कि वैल्यू ऑफ लर्निंग अगर हम बच्चे को बताएं तो कई बार ऐसा होता है आजकल के बच्चे कहने लग जाते हैं कि आपका भाषण फिर से शुरू हो गया होगा, लेकिन नहीं, वह कहीं ना कहीं उसके माइंड में रहती है चीज़, वो लर्निंग के वैल्यू को जब समझ, जैसे जैसे एज की मैच्योरिटी आएगी ना, लर्निंग ऑफ वैल्यू जो है बच्चे में बढ़ती है, और जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती है लर्निंग की, तो बच्चे के जो मानसिक स्तर है उसमें भी बदलाव आता है, और वो सोचता है कि ये मेरे लिए उपयुक्त है, हाँ ये काम मुझे करना चाहिए, तो वो उसको कंटिन्यूटी से करता है। जैसे छोटे बच्चे को पढ़ो पढ़ो कहना पड़ता है, लेकिन उनसे थोड़े से बड़े बच्चे हो जाते हैं तो हमें उन्हें बार बार उतना नहीं कहना पड़ता जितना हमें छोटे बच्चों को कहना पड़ता था, और बड़े हो जाएंगे तो उन्हें नहीं, क्यों, क्योंकि वो जो लर्निंग है उसके वैल्यू को वो धीरे धीरे समझने लग जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? जी मैम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि अगर हम कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करें लर्निंग के लिए, तो भी लर्निंग को हम इन्हांस कर सकते हैं, और उसके मोटिवेशन को, लर्निंग के प्रति जो उसका मोटिवेशन है उसको हम बरकरार रख सकते हैं और इन्हांस कर सकते हैं। कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर से क्या मतलब है आपका? जल्दी जल्दी बताओ मनीष, चलो तुम बताओ। मनीष? मैम कंड्यूसिव वर्ड समझ हिंदी में अनुकूल, फेवरेबल, फेवरेबल, अनुकूल वातावरण। मैं ऐसा वातावरण जो बच्चे को जहाँ बच्चे की लर्निंग इजी हो सके, देखो कंड्यूसिव, हाँ, यहाँ थोड़ा ब्रॉड सेंस में लेना मनीष। इन्वायरमेंट का मतलब सिर्फ फिजिकल इन्वायरमेंट ही नहीं, फिजिकल तो अच्छा होना ही चाहिए, साथ में जैसे उसका मेंटल स्टेट, उसका जो मानसिक जो उसकी स्थिति है, मेंटल स्टेट है, उसको भी हम इंक्लूड करेंगे यहाँ पे, कि मेंटल हेल्थ अगर उसका अच्छा है ना, मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में नो डाउट जो हमारा फिजिकल एटमॉस्फेयर है वो भी रोल प्ले करता है। इन दिनों काफ़ी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम हो रहा है। किसी दिन मैं आपको किसी एक्सपर्ट के साथ आमना सामना कराती हूँ, मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्थ क्यों अच्छा होना चाहिए, क्या इसका इम्पैक्ट है, इन सारी चीज़ों के लिए हम आगे एक क्लास किसी संडे को ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा मेंटल हेल्थ है, अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो क्या होगा कि अधिगम बहुत अच्छा होगा, और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को एक कंडीसिव एटमॉस्फेयर में रखा जाए, ठीक है। वो जिस वातावरण में पल रहा है, बढ़ रहा है, पढ़ रहा है, उन सभी चीज़ों का उसके मानसिक स्तर पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये जो कंडीसिव एटमॉस्फेयर है ये थोड़ा ब्रॉड सेंस में है यहाँ पे, कि जो एटमॉस्फेयर है वो उसको थोड़ा सा अच्छा सा प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि उसका इफेक्ट क्या है उसके मानसिक स्तर पे भी पड़ रहा है, ठीक। अगर हम कंडीसिव एटमॉस्फेयर देंगे तो ऑब्वियसली उसका इंटरेस्ट बना रहेगा और वो हमेशा पॉजिटिव बना रहेगा, और बच्चे में अगर पॉजिटिविटी है तो वो हर चीज को सकारात्मक तरीके से ही लेगा, अपने अधिगम को भी लेगा। क्लियर है मनीष? हम देंगे कैसे कंडीसिव एटमॉस्फेयर? कैसे देंगे बताओ?
हर एक माँ बाप अपने घर में, है ना, बच्चों को सुख सुविधाएं देते हैं, ठीक है, कंडीसिव एटमॉस्फेयर, मतलब जैसे अगर बच्चे का एग्जाम है या बच्चा पढ़ाई कर रहा है, अब वहाँ किसी जैसे मम्मी पापा में बहुत लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं, तो लड़ तो मम्मी पापा रहे हैं लेकिन उसका इम्पैक्ट बच्चे के हेल्थ पे पड़ रहा है, मेंटल हेल्थ पे पड़ रहा है ना, तो क्या ये कंडीसिव एटमॉस्फेयर है उसके लिए पढ़ाई का? नहीं मैम। हाँ, तो ऐसी बहुत सारे उदाहरण हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जिससे क्या होगा, जैसे बच्चे में सपोज करो कि असंतुष्टि की भावना अगर जनरेट होने लग गई, वो बहुत छोटे स्तर से शुरू होगा और उसका जो असंतुष्टि की जो भावना है ना, वो धीरे धीरे वो इतना असंतुष्ट हो जाएगा, हर चीज को नेगेटिवली लेने लग जाएगा। ठीक, तो एज ए पेरेंट्स हमें क्या करना चाहिए, इवन एज ए टीचर हमें क्या करना चाहिए कि हमें बहुत वॉचफुल रहना है कि हम अपने बच्चे में जो हम डे टू डे लाइफ में हम एज ए पेरेंट्स करते हैं या टीचर क्लासरूम में जो बिहेवियर दिखाते हैं, जो फिजिकल अपीयरेंस दिखाते हैं, वो इम्पैक्ट करता है बच्चों पे, तो वो बच्चे के लिए एक एटमॉस्फेयर भी तो क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं जिसको आप देखेंगे कि बच्चे के फिजिकल हेल्थ पे और मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट डालता है। इसे अगर हम अच्छे से रखें, पॉजिटिविटी से रखें, तो क्या होगा, बच्चे के मेंटल लेवल पे प्रभाव पड़ेगा और वो पॉजिटिव बना रहेगा। सो बेसिक फंडा क्या है कि हमें उसे पॉजिटिव बनाए रखना है। ठीक है, और वो हम कैसे बना सकते हैं, हम उसे गुड एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करके ही बना सकते हैं। क्लियर है? यस मैम। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेल्फ डिसिप्लिन। अगर हम बच्चे में सेल्फ डिसिप्लिन दे दें, स्व अनुशासन जिसे कहते हैं, तो बार बार उसे टोकने की जरूरत नहीं होगी, वो इतना मेच्योर होता चला जाएगा, है ना, कि वो चीज़ों को खुद ही अंडरस्टैंड करने लग जाएगा। ठीक है, तो सेल्फ डिसिप्लिन भी एक हैबिट है, अगर हम वो हैबिट बच्चे में जनरेट कर दें तो क्या होगा कि वो लर्निंग के लिए ऑलवेज मोटिवेटेड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं कि रीइंफोर्समेंट में आपने देखा कि हम प्रशंसा भी और ब्लेम भी, दोनों तरीके, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से रीइंफोर्समेंट रोल प्ले करता है लर्नर के लर्निंग को मतलब मोटिवेशन को इन्हांस और डाउन करने में। ठीक है, कई बार आवश्यकता होती है कि हम प्रशंसा के थ्रू, मतलब उसको हम प्रेज करें। ठीक है, प्रेज करके, वाओ वेरी गुड राइटिंग, वाओ आज तुमने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, तो ऐसे करके भी। और कभी कभी ज़रूरत होती है कि हम उसे थोड़ा पनिश करें, कई बार आवश्यकता हो जाती है पनिशमेंट की, वो उस वक्त डिमांड होता है, उस वक्त डांट की भी ज़रूरत होती है ना, तो दोनों ही तरीके का रीइंफोर्समेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि बच्चा मोटिवेटेड रहे। क्लियर? ऐसे बहुत हाँ, ऐसे बहुत सारे पॉइंट आप देखेंगे जो लर्नर को मोटिवेटेड बनाए रखने में ज़रूरी है। कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ देख लिए। अब आ जाते हैं हम कि जो स्टिमुलस वेरिएशन, अभी मैं कह ही रही थी कि माता पिता का व्यवहार या शिक्षक का व्यवहार। अब जैसे हमारा स्टिमुलस वेरिएशन है, उद्दीपन में परिवर्तन है। अभी आप लोगों की स्किल्स की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं? यस मैम। ठीक है, हाँ, तो वहाँ आप देखेंगे कि जो हमारे टीचिंग स्किल्स हैं, है ना, वो किस तरीके से टीचिंग को इन्हांस करते हैं। उसी में से एक मैंने लिया कि स्टिमुलस वेरिएशन है, जो अध्यापक की गतिविधियों को उसमें शामिल करते हैं, भाव भंगिमा है, बोलने का ढंग है, या मुद्राओं में परिवर्तन है, ये सारी चीज़ें भी क्या करती हैं, अधिगम को प्रभावित करती हैं। तो अगर वो इंटरेस्टिंग रहेगा तो ऑब्वियसली वो मोटिवेटेड रहेगा। तो मैटर ये है कि हमें उसे मोटिवेटेड बनाए रखना है, मतलब उस एनर्जी को ना ब्रेक नहीं होने देना है, वो एनर्जी कंटिन्यूसली फ्लो होता रहे। उसमें टीचर का जो स्टिमुलस वेरिएशन है ना, वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन डिफरेंट जो स्किल है, टीचिंग की स्किल है, जैसे स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ टीचर, ठीक है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट, स्किल ऑफ इलिस्ट्रेशन है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि टीचर अगर अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है कंटेंट को, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आपका उस टॉपिक में इंटरेस्ट बना रहेगा। जब तक इंटरेस्ट बना रहेगा आप मोटिवेटेड रहेंगे। जहाँ से आपका इंटरेस्ट खत्म हुआ वहीं से आपका मोटिवेशन ब्रेक होने लग जाएगा, अगली क्लास आप अटेंड ही नहीं करना चाहेंगे। ठीक, तो एक छोटा सा स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बच्चे को मोटिवेट। तो बहुत, जितने आप अभी माइक्रो टीचिंग स्किल में सारे स्किल को पढ़ेंगे ना, वो एक एक स्किल इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि बच्चा अपने लर्निंग के लिए मोटिवेटेड रहे। ठीक, तो अभी आप अपनी क्लास में जब जितनी भी टीचिंग स्किल्स पढ़ेंगे उनको भी आप इसमें कंसीडर कर लेंगे। क्लियर है?
कुछ और छोटे छोटे पॉइंट हम देखते हैं, जैसे कि बच्चे को अपने लक्ष्य का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, उनके उद्देश्य उन्हें पता होने चाहिए। कई बार बच्चे को हम पुरस्कार देते हैं, उससे उसका जो मोटिवेशन है वो बना रहता है, ठीक है। जैसे किसी बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो हम उसे कुछ पुरस्कार दे दें। पुरस्कार चाहे कुछ भी हो, इम्पॉर्टेंट ये होता है कि इतने लोगों के बीच में जो उसने पुरस्कार पाया है तो वो इनकरेज्ड फील करता है और फर्दर इनकरेज्ड बना भी रहता है, ठीक है। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन से भी हम मोटिवेशन को इन्हांस कर सकते हैं, ठीक। तो ये बहुत, जैसे हेल्दी कंपटीशन की भावना भी अगर रखें तो मोटिवेशन बना रहता है, ठीक। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं, कुछ पॉइंट्स मैंने 12-13 पॉइंट्स आपको बता दिए हैं जो अधिगम की प्रक्रिया में, है ना, कि बच्चे को के जो मोटिवेशन है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अधिगम में, और ये बहुत ज़रूरी है कि वो मोटिवेटेड रहे तभी उसका अधिगम होगा, ठीक है ना। तो मोटिवेशन की जो प्रोसेस है उसको हमेशा हम इन्हांस कर सकते हैं। बीइंग ए टीचर हमारे पास ये सारी टेक्निक्स जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, वो हमारे पास इतनी सारी टेक्निक्स हैं जिनका हम क्लासरूम में इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, लर्नर मोटिवेटेड फील करेगा और उसका मोटिवेशन बना रहेगा, ठीक है। इवन जो हमने थॉर्नडाइक के लॉज पढ़े थे, ठीक है, याद है तुम लोगों को, मीरा है ना, थॉर्नडाइक के जो लॉज थे वो हम क्लासरूम में फॉलो कर सकते हैं, उससे हम लर्नर को मोटिवेटेड रख सकते हैं, ठीक। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम अपने क्लासरूम टीचिंग में शामिल करें, है ना, बीइंग अ टीचर, तो बच्चा क्या रहता है, मोटिवेटेड रहता है, ठीक। तो आज हमने पढ़ा टेक्निक्स जो इन्हांस करती हैं लर्नर के मोटिवेशन को। सबको समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है? नो मैम। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, उसमें आपका टॉपिक है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। फटाफट इसके कुछ पॉइंट देखते हैं कि नेचर और कैरेक्टरिस्टिक क्या है मोटिवेशन का। तो आप कुछ पॉइंट अपनी कॉपी में लिखिए, एक सर्कल बनाइए, उसमें लिखिए नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटिवेशन और एरो दे दे के हर पॉइंट को लिखते जाइए। पहले पॉइंट्स लिख लीजिए, फिर 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, अभिप्रेरणा व्यवहार का पथ प्रदर्शन करती है। अभिप्रेरणा व्यवहार का पथ प्रदर्शन करती है। मोटिवेशन डायरेक्ट्स बिहेवियर, पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट लिखिए, अभिप्रेरणा व्यवहार में शक्ति का संचार करती है। अभिप्रेरणा व्यवहार में शक्ति का संचार करती है। मोटिवेशन एनर्जाइजेस बिहेवियर। थर्ड पॉइंट लिखिए, अभिप्रेरणा व्यवहार का चुनाव करती है। अभिप्रेरणा व्यवहार का चुनाव करती है। मोटिवेशन सेलेक्ट बिहेवियर। मोटिवेशन सेलेक्ट बिहेवियर। नेक्स्ट पॉइंट आइए, ध्यान केंद्रित करने में सहायक। ध्यान केंद्रित करने में सहायक, हेल्पफुल इन कैप्चरिंग अटेंशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, रुचि विकसित करने में सहायक, हेल्पफुल इन डेवलपिंग इंटरेस्ट। हेल्पफुल इन डेवलपिंग इंटरेस्ट, रुचि विकसित करने में सहायक। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, अधिक ज्ञान का अर्जन करने में सहायक। अधिक ज्ञान का अर्जन करने में सहायक, एक्विजिशन ऑफ मोर नॉलेज। एक्विजिशन ऑफ मोर नॉलेज। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, चरित्र निर्माण में सहायता। चरित्र निर्माण में सहायता, हेल्पफुल इन कैरेक्टर फॉर्मेशन। हेल्पफुल इन कैरेक्टर फॉर्मेशन, चरित्र निर्माण में सहायता। नेक्स्ट पॉइंट आइए, सामाजिक गुणों का विकास। सामाजिक गुणों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज। सामाजिक गुणों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज। पॉइंट नंबर 9, अनुशासन की भावना का विकास। अनुशासन की भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ डिसिप्लिन।
डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ डिसिप्लिन। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार प्रगति। व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार प्रगति, प्रोग्रेस अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंस। प्रोग्रेस अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंस। तो ये 10 पॉइंट हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटिवेशन। बन गया आपका डायग्राम? बन गया आपका डायग्राम? ठीक है, 10 पॉइंट्स हैं हमारे। आप अपने असाइनमेंट में इस डायग्राम को लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहला है अभिप्रेरणा व्यवहार का पथ प्रदर्शन करती है। अभी आपने मोटिवेशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है, ठीक है, उसके बहुत सारे पॉइंट्स जान गए हैं। क्लास का लिंक आ गया। अच्छा, नेक्स्ट क्लास का लिंक आ गया है। क्लास का लिंक आ गया। ठीक है बेटा, कल डिस्कस करते हैं इसके आगे। इन सारे पॉइंट्स पे आप सोचिएगा, ठीक है। जो पॉइंट्स आपको नहीं समझ में, वैसे बहुत सिंपल पॉइंट हैं, नहीं समझ में आएगा तो आप कल पूछिए फिर से क्लास में, अदरवाइज हम आगे दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। तो हमारे सेकेंड यूनिट का फर्स्ट सब टॉपिक जो है आज यहाँ पे समाप्त होता है। कल हम थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? ठीक है, चलिए तो कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।